हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनू में मैं एनू आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 7 की एसएसटी की क्लास है, जिसमें आज हम लेसन नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर के पहले वो वीडियोस देख लीजिए और अपनी क्लासेस को कर लीजिए, और उसके बाद आप ये 6 क्लास को करिएगा अगर आज आप नए हैं मेरी क्लास में तो। बाकी पुराने लोगों को तो पता ही है कि मैं क्या करवा रही हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देती हूँ। मैं क्लास 6 की एसएसटी पूरी कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो देखना चाहते हैं तो आप वो भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी 7 क्लास की चल रही है, 6 क्लास की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और इसमें भी ज़्यादा लेसन नहीं, 12 शायद 12 लेसन है, और ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाने वाली है। शायद 12 या 10 लेसन है, ऐसे ही है, इसमें शायद 12 है, तो ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी इसको आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी जानकारी और दे देती हूँ। सुबह 8 बजे मेरी 3 क्लासेस आती हैं, सुबह 8 बजे, दोपहर को 1 बजे और शाम को 6 बजे। 8 बजे आपको एनसीईआरटी सार मिलती है, पॉलिटिकल साइंस एक दिन मिलेगा और एक दिन आपको हिस्ट्री मिलती है। ठीक है, दोपहर को 1 बजे आपकी ये 7 क्लास की एसएसटी वाली क्लास एनसीईआरटी की आती है। ठीक है, तो शाम को 6 बजे एक दिन आपको इकोनॉमिक्स मिलता है और एक दिन आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलती है एनसीईआरटी सार की। तो ये और ये वाली क्लास दोनों ना सेम है आपकी क्लासेस। ठीक है, इसमें मैं यूथ कंपटीशन का एनसीईआरटी सार करा रही हूँ, 1 लाइनर में करा रही हूँ। बहुत यूज़फुल क्लास है, आप उसको देख सकते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके लिए आपके लिए यूज़फुल है। बाकी एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए मैं ये वैसे भी क्लासेस चला रही हूँ। ठीक है, तो 3 क्लासेस है जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। आप तीनों क्लासेस जो पुराने हैं वो तो कर ही रहे होंगे, जो नए हैं उनके लिए जानकारी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो कल हमने मगध पढ़ा था, आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं पुनर्गठन का काल। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक चैप्टर में सबसे पहले कोट दिया होता है, तो वो कोट आज का जगदीश चंद्र बोस का दिया हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे हम। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, यानी स्टडी विद एनू पर नए हैं, तो स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो ईजिली आपको मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पुनर्गठन का काल, जगदीश चंद्र बोस 1917 में इन्होंने ये लिखा है, सतत जीवन परंपरा और नवजीवन की एक अद्भुत शक्ति के कारण इस भूमि ने असंख्य परिवर्तनों के माध्यम से स्वयं को समायोजित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनर्गठन के काल से कला की एक झलक। तो यहाँ पर हम मौर्योत्तर काल की, कभी कभी पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है इसके बारे में जानेंगे। वो कौन से मूल्य और सिद्धांत थे जिन्होंने इस काल के सम्राटों का मार्गदर्शन किया, और विदेशी आक्रमणकारियों ने किस प्रकार भारतीय समाज में समाहित होकर सांस्कृतिक संगम में योगदान दिया है, इसको भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा था कि भविष्य और ध्रुव जो है वो मौर्य साम्राज्य की अपनी यात्रा से लौटकर विश्राम कर चुके थे। ठीक है, तो अब एक नवीन साहसिक यात्रा के लिए उत्सुक थे। उन्होंने पुनः इतिहास काल यंत्र का उपयोग करने का निश्चय किया और एक नवीन ऐतिहासिक कालखंड में पहुंच गए। वहां उन्होंने विविध कलाकृतियों का एक संग्रह देखा, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। वे सोचने लगे कि ये कलाकृतियाँ किसी एक ही साम्राज्य की हैं या अनेकों साम्राज्यों की। उनका अनुमान सही था। इस अध्याय में हम एक लंबे कालखंड की यात्रा करेंगे, तो चलिए आरंभ करते हैं। अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या लगभग 185 सामान्य संवत पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये घटना मौर्य साम्राज्य के विघटन का कारण बनी। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया कि सम्राट अशोक के लगभग आधी शताब्दी पश्चात ही साम्राज्य का विघटन हो गया था। ठीक है, इस घटनाक्रम के उपरांत उपमहाद्वीप में अनेक नवीन राज्य उभरे जो पहले मौर्य साम्राज्य की अधीनता में शासन कर रहे थे। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र दुर्बल हो गया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप बाह्य आक्रमणों के लिए असुरक्षित हो गया। कुछ विद्वानों के अनुसार ये काल पुनर्गठन का युग कहलाता है, क्योंकि इस काल में पूर्ववर्ती क्षेत्रों का पुनर्गठन कर नवीन राज्यों का निर्माण हुआ, जो निरंतर सत्ता की आकांक्षा में एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे थे। इस युग में भारत का मानचित्र विशेष रूप से परिवर्तित हुआ और जन सामान्य का जीवन भी। ठीक है, ये आप यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं।
एक पृष्ठ पर दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के प्रारंभिक वर्ष से लेकर तीसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के अंतिम वर्ष तक की अवधि को चिन्हित करते हुए समय रेखा बनाई। तो ये बच्चों के लिए है, इसको छोड़ देते हैं और हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भाई मैप दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये मैप है आपका पुनर्गठन काल के दौरान भारत के प्रमुख राजवंश का, ठीक है। तो आप यहाँ पे दक्षिण में देख सकते हैं, यहाँ तो भाई अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, तो और यहाँ पर ये दक्षिण का पार्ट है जहाँ पर चेर, चोल और पांड्य राजवंश था, ठीक है। अब इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे चेदी राजवंश है, ठीक है। यहाँ पे सातवाहनों का राज था, यहाँ पे शुंग वंश का राज था, यहाँ शक इंडो सीथियन का राज है, यहाँ कुषाणों का राज था और यहाँ इंडो ग्रीक। अब ये इंडो ग्रीक जो है वो आप देख सकते हो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। कुषाणों का आप देख सकते हो ये ऊपर का इलाका आ जाता है, क्योंकि हमारा भारत का मैप कुछ इस तरह से बना हुआ है ना। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका जम्मू और लद्दाख वाला जो एरिया है वो उसके बीच का ये एरिया आ जाता है, ठीक है। शक का आप देख सकते हो, यहाँ पे ये राजस्थान वाला, थोड़ा सा पंजाब हरियाणा का क्षेत्र ले लो, इस तरह है इंडोशीथियम, ठीक है। शुंग को आप देख सकते हो, शुंग आपके ये यूपी और बिहार वाला साइड है इनका, ठीक है। सातवाहनों को हम देख सकते हैं यहाँ पे एमपी वाले साइड पर हैं, महाराष्ट्र और एमपी वाले साइड पे, ठीक है। चेदी आपका ये उड़ीसा वाले क्षेत्र पर है, आप देख सकते हो, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय रेखा पर कार्य करते हुए क्या आपने, चलिए भी उन्हीं के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है वैवाहिक गठबंधन। तो विवाह के द्वारा तय किया गया गठबंधन सामान्यतः ये राज परिवारों के दो सदस्यों के बीच होता था। व्यवहार में इसका तात्पर्य ये होता है कि राजा प्रायः अपनी पुत्री का विवाह पड़ोसी राज्य के राज परिवार से करता है, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच गठबंधन को सुदृढ़ करना होता था, ठीक है। अब आइए पता लगाएं, पिछले अध्याय में आपने मौर्य साम्राज्य का मानचित्र देखा था, बिल्कुल देखा था। मौर्योत्तर काल का मानचित्र है और आप इस क्षेत्र में कितने राजवंशों की गणना कर सकते हैं जो पूर्व में मौर्य शासन के अधीन थे, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे बाद में। अब नए राज्य क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए स्पर्धा कर रहे थे, इसके लिए कभी कभी शांतिपूर्ण उपाय जैसे कि पड़ोसी साम्राज्य के साथ वैवाहिक गठबंधन या युद्ध के लिए सेना का प्रयोग जैसे साधनों का प्रयोग किया जा रहा था। याद रखें कि जो क्षेत्र साम्राज्य की सीमा के पास थे उन पर अधिकार करने के लिए खींचातान मची थी, क्योंकि इन क्षेत्रों पर नियंत्रण का अर्थ था साम्राज्य को बाह्य आक्रमण से बचाना। इन सभी राजनीतिक गतिविधियों के समानांतर कला, शिल्प और साहित्य के क्षेत्र में विकास में तेजी आई और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी समृद्ध हुआ। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दिया है उपमहाद्वीप के प्रमुख राजवंश। तो उपमहाद्वीप में स्थित राजवंश थे सुंग, चेदी, सातवाहन, चोल, चेर और पांड्य, जो कि हमने अभी मैप में देखा, ठीक है। और उपमहाद्वीप के बाहर स्थित कौन से राज थे, तो इंडो ग्रीक थे, शक था और कुषाण राजवंश बाहर के थे, ठीक है, उपमहाद्वीप के बाहर के। अब सबसे पहले बात करेंगे हम शुंग वंश की। तो शुंगों का उत्कर्ष देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना करी है, ठीक है, ये लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है। और उत्तर एवं मध्य भारत के कुछ भागों पर क्या किया, शासन किया है, ठीक है। उन्होंने स्वयं को सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ नामक वैदिक अनुष्ठान किया। तो ये क्वेश्चन आता है कि अश्वमेध यज्ञ नामक वैदिक अनुष्ठान किस शुंग वंश के किस राज किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया। यद्यपि उनका साम्राज्य पूर्ववर्ती मौर्य साम्राज्य की तुलना में छोटा था, उन दोनों के मानचित्र की तुलना करें, फिर भी उन्होंने अपने साम्राज्य को बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखा तथा ग्रीकों के साथ कुछ सैनिक अभियानों के बाद मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। तो ग्रीकों के साथ क्या किया, मैत्रीपूर्ण संबंध रखा। परंतु तत्पश्चात शुंग साम्राज्य अधिक समय तक स्थायित्व नहीं पा सका और लगभग एक शताब्दी के बाद ही उसका अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। इस काल में वैदिक अनुष्ठानों और प्रथाओं का पुनरुत्थान हुआ, परंतु साथ ही अन्य दर्शनों और मतों का भी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है, ठीक है। अब इसे अनदेखा ना करें। तो अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए राजा रामायण का एक दृश्य है और स्रोत है 19वीं शताब्दी की चित्रकारी राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है, ये है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, ये राम जी हैं, ये भरत जी हैं और ये सीता जी हैं, ठीक है। यहाँ पे लक्ष्मण जी बैठे हैं, ये सबके नाम लिखे हुए हैं। ये न्यामकर है, ये वतीश है, वशिष्ठ है, सॉरी,
इस तरह से यहाँ पे नाम भी लिखे, ये शत्रुघ्न बैठे हुए हैं तो यहाँ पर नाम भी दिए हुए हैं लोगों के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक वैदिक अनुष्ठान है जिसके द्वारा शासक स्वयं को एक शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित करता था। इस अनुष्ठान में एक घोड़ा सैनिकों के साथ स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। जिस क्षेत्र से वो घोड़ा बिना किसी चुनौती के पार हो जाता, वो क्षेत्र यज्ञकर्ता राजा के अधीन माना जाता था। ठीक है, अगर किसी क्षेत्र के राजा ने उस घोड़े को रोक लिया तो यज्ञकर्ता राजा को अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत इस काल में दार्शनिक और साहित्यिक रचनाओं के लिए एक प्रमुख लोकप्रिय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। क्या आपको कक्षा 6 की शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य में योग सूत्रों के कुछ अंश याद है? ये योग सूत्र इस काल में महर्षि पतंजलि के द्वारा संकलित किए गए थे। शुंगों ने साहित्य, कला और वास्तुकला का संरक्षण किया। भरहुत स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। शुंगकालीन कला का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। संभवतः इसका मूल निर्माण सम्राट अशोक के काल में हुआ था, किंतु शुंगों ने इसमें अत्यंत सुंदर वेदिकाएं तथा महात्मा बुद्ध के जीवन की कथाओं को दर्शाते हुए उत्कीर्ण शिल्प जोड़े। ये बौद्ध कला के प्रारंभिक उदाहरणों में गिने जाते हैं। ठीक है, ये देखो चित्र दिए हुए हैं यहाँ पे। तो पहला चित्र है बरहुत स्तूप की वेदिकाएं का। ठीक है, दूसरा है वेदिका पर उत्कीर्ण लक्ष्मी की आकृति का, ये देखिए, देख सकते हो आप। और तीसरा है गायकों और नृतकों की मंडली का। और चौथा है आपका धर्मचक्र को उठाए हुए हाथी का। आगे बढ़ते हैं। कला में शुंगों का योगदान देखिए, ये देखिए। तो पहली जो देख रहे हैं, ये ग्रीक योद्धा को दर्शाता हुआ एक स्तंभ है पहला। ठीक है, दूसरा क्या चित्र है? दूसरा चित्र है पुरुष आकृति का। तीसरा चित्र है छोटे बालक को गोद में लिए हुए स्त्री का चित्र। ठीक है, चौथा चित्र दिया हुआ है पंखे के साथ स्त्री का चित्र। ठीक है, पांचवा आपका दिया हुआ है गमले का चित्र दिया हुआ है। छठा आपका बालों के आभूषण के साथ पकी मिट्टी से बनी स्त्री की आकृति है। सातवां है राज परिवार का चित्र। आठवां है आपका कांसे की चूड़ियाँ जिन पर सोने की पतली परत चढ़ी हुई है। नवा है आपका हाथी दांत से बना कंघा। और 10वां है आपका हार के मनके। ठीक है, आइए पता लगाएं। नीचे भरहुत स्तूप की एक पट्टिका का चित्र है, ये देख सकते हैं। दाहिने तरफ की दोनों आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखिए, वे क्या कर रही है। क्या आप उनके व्यवसाय का अनुमान लगा सकते हैं? उनके परिधानों पर ध्यान दीजिए, ये हमें उनके बारे में क्या बता रहे हैं। पट्टिका में आपको वो अन्य विवरण दिखे, उन्हें सूचीबद्ध कर कक्षा पे उन पर चर्चा कीजिए। ठीक है, बच्चों के लिए ये आगे बढ़ते। अब आ गए हम सातवाहन पे। उपलब्ध सीमित साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि शुंगों ने अपने पड़ोसी प्रदेशों से अनेक युद्ध किए। संभवतः इनमें सातवाहन भी सम्मिलित थे, जिन्होंने दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से दक्षिण में दक्कन के विस्तृत भूभाग पर शासन किया। शुंग साम्राज्य के दक्षिण में स्थित इस शक्तिशाली वंश को कभी कभी आंध्र के रूप में भी जाना जाता है। सातवाहन एक शक्तिशाली राजवंश था और उसका साम्राज्य मुख्यतः वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के प्रदेशों में विस्तृत था। भिन्न भिन्न समय पर इसकी राजधानी अनेक स्थानों पर रही, जिसमें अमरावती और प्रतिष्ठान विशेष रूप से प्रसिद्ध पैठन थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहन साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य बहुत फला और फूला था। ठीक है, सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किए गए सिक्के भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक अर्थात पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तटों से प्राप्त हुए हैं। वास्तव में अनेक सिक्कों पर जहाज के चित्र अंकित हैं, जो ये दर्शाते हैं कि समुद्री व्यापार तत्कालीन आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। यहाँ दिए गए सिक्के पर दर्शाए गए जहाज की बनावट से पता चलता है कि जहाज निर्माण और नौ परिवहन की तकनीक अत्यधिक उन्नत थी। कृष्ण गोदावरी नदी घाटियों
घाटियों से कृषि फल फूल रही थी, जिसने राज्य को आर्थिक स्थिरता प्रदान करी। सातवाहनों के पास सक्रिय व्यापार तंत्र था जो रोमन साम्राज्य तक विस्तृत था। इस व्यापारिक गतिविधि में मसालों, वस्त्रों, चंदन और विलासिता की वस्तुएं जैसे स्वर्णाभूषित मोती, हाथी दांत इत्यादि का व्यापार होता था, जबकि कांच और सुगंधित मलहम जैसे उत्पादों का आयात किया जाता था। व्यापार पर लगने वाले कर एवं शुल्क राज्य की आय में वृद्धि करते थे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि और अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण राजनीतिक स्थिरता ने साहित्य और कला संस्कृति के विकास को बल प्रदान किया। इसमें सातवाहनों का योगदान विशेष उल्लेखनीय रहा है। ये पुणे के पास नाने घाट गुफाएं हैं जो एक प्रमुख व्यापार मार्ग के निकट स्थित हैं। इसका उपयोग व्यापार कर और पथकर के संग्रह और व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवाहन काल में जनजीवन। तो सातवाहन परंपरा के अनुसार राजकुमारों के नाम प्रायः उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र शातकर्णी का नाम उनकी माता गौतमी बलश्री के नाम पर रखा गया था। गौतमी बलश्री एक शक्तिशाली रानी थी जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान दी और नासिक में एक महत्वपूर्ण शिलालेख उत्कीर्ण करवाया जो राज्य में उनके प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, एक अन्य प्रमुख अभिलेख पुणे के निकट स्थित नाने घाट की गुफाओं में महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। ये एक सातवाहन विधवा रानी पर केंद्रित है जिन्होंने उल्लेखनीय रूप से अश्वमेध यज्ञ सहित अनेक वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए। इस अभिलेख में हमें इंद्र, चंद्र और सूर्य जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। हमें रानी द्वारा दिए गए दान की सूची मिलती है जिनमें भूमि, गाय, घोड़े, हाथी, चांदी के सिक्के और अन्य वस्तुएं सम्मिलित थी और जो पुरोहितों, अतिथियों, कर्मकारों, विद्वानों और भिक्षुओं को समर्पित की गई थी। ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और इनमें कुछ अंक यानी संख्याओं के प्रतीक भी मिलते हैं जिनका स्वरूप आज के अंकों से मिलता जुलता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया। इस बात का एक साक्ष्य है कि आधुनिक अंकों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वासुदेव कृष्ण का ही एक नाम के उपासक थे। ठीक है, सातवाहन वासुदेव के नाम के उपासक थे, यद्यपि उन्होंने अन्य दर्शन पद्धतियों का भी संरक्षण किया जो उनके शासनकाल में समृद्ध हुई। उदाहरण के लिए सातवाहन नरेशों ने प्रायः वैदिक विद्वानों, जैन मुनियों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त कृषि भूमि प्रदान करी जिससे वे अपने अध्ययन और साधना में संलग्न रह सकें। ठीक है, कार्ले गुफाएं महाराष्ट्र में लोनावाला के पास, जिनमें सातवाहनों ने अपने शासनकाल के दौरान योगदान दिया था। ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। इनमें सुंदर स्तंभों और मध्य में स्थित एक स्तूप की पत्थर की प्रतिकृति पर ध्यान दें। ये संपूर्ण निर्माण चट्टानी पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। तो कार्ले गुफाएं भाई कहाँ हैं? तो ये है महाराष्ट्र के लोनावाला के पास में। ठीक है, और सातवाहनों के शासनकाल के दौरान ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाई गई थी। ये चीज़ याद रखनी है। अब ये है महाराष्ट्र की पीतलखोरा गुफाओं से प्राप्त एक यक्ष की मूर्ति जिसे सातवाहन काल में बनाया गया था। पीतलखोरा से प्राप्त यक्ष की इस मूर्ति पर एक लेख उत्कीर्ण है, कन्हड़ दासेन हीराम कारेन कार, जिसका अर्थ है कन्हड़ दास नामक स्वर्णकार द्वारा निर्मित। क्या ये रोचक नहीं है कि एक सुनार भी पत्थर की मूर्ति बना सकता था? तीसरी शताब्दी सामान्य संवत में सातवाहन साम्राज्य छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विखंडित हो गया। इसके विघटन के कई कारण रहे। इनमें सबसे प्रमुख था केंद्रीय शासन की दुर्बलता और धीरे धीरे होता हुआ आर्थिक पतन। इसमें क्षेत्रीय शक्तियों को अपनी सत्ता स्थापित करने या पुनः प्रतिष्ठित करने का अवसर मिला और नए नए राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, अब आता है चेदियों का आगमन। अब हम थोड़ा पीछे लौटते हैं। क्या आपको पिछले अध्याय में वर्णित कलिंग युद्ध का स्मरण है? मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत चेदी वंश के अधीन कलिंग एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। खारवेल इस वंश के प्रमुख राजा थे। वे जैन धर्म के अनुयायी थे और उन्हें कभी कभी भिक्षु राजा कहा जाता था। यद्यपि वे सभी मतों के प्रति सम्मान भाव रखते थे। भुवनेश्वर के समीप स्थित उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं, जो संभवतः जैन मुनियों के लिए बनाई गई थी, सुसज्जित चित्रपटों, प्रतिमाओं और पत्थरों को काटकर बनाए गए बड़े कक्षों से युक्त है और शिल्पकारों की अद्भुत कुशलता को प्रदर्शित करती हैं। ये गुफाएं अपनी रचना और कलात्मकता के कारण शैलकृत स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनती हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, ये देखिए
तो ये भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की गुफाएं हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर के चित्र में हाथी गुम्फा अभिलेख है और तीसरा नंबर जो चित्र है ये रामायण के एक दृश्य को दर्शाती गई उत्कीर्ण पट्टिका है। ठीक है, उदयगिरी की एक प्रमुख गुफा में हाथी गुम्फा अभिलेख उत्कीर्ण है जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह अभिलेख राजा खारवेल की विजयी सैन्य अभियानों से लेकर जन कल्याण हेतु किए गए पुण्य कार्यों तक की प्रतिवर्ष की उपलब्धियों का वर्णन करता है। खारवेल ने 100 प्रदेशों से मुनियों और ऋषियों के परिषद की स्थापना का गौरवपूर्ण उल्लेख किया तथा स्वयं को असामान्य सद्गुणों से युक्त सर्वमतों का सम्मान करता और समस्त देवालयों का पुनरुद्धारक घोषित किया है। एक बार पुनः हम पाते हैं कि एक नरेश सभी दर्शनों और मतों को संरक्षण प्रदान करने में गौरव का अनुभव करता था और ये वही आधारभूत तत्व है जिसे हम भारतीय संस्कृति दृष्टि कह सकते हैं। ठीक है, लगभग 2 शताब्दी पूर्व के इन शैलकृत कक्षों की समरूपता पर ध्यान दें। शिल्पकारों को केवल छेनी और हथौड़ी से यह अद्भुत दक्षता कैसे प्राप्त हुई होगी, कल्पना करिए। ठीक है, दक्षिण में साम्राज्य और जनजीवन पर आ जाते हैं। तो भारत भूमि के दक्षिणी भाग में दूसरी और तीसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी सामान्य संवत तक का कालखंड 3 महान शक्तिशाली राजवंशों के उत्कर्ष का साक्षी रहा, चेर, चोल और पांड्य का। ये वंश आपसी प्रतिद्वंदिता के साथ साथ व्यापार और संस्कृति की उन्नति में भी योगदान देते रहे। हमें स्मरण है कि सम्राट अशोक का साम्राज्य सुदूर दक्षिण तक नहीं पहुंचा था, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने शिलालेखों में किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये राज्य मौर्य साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय भी स्वतंत्र है। यद्यपि खारवेल ने ये दावा किया था कि उन्होंने दक्षिण भारतीय राजाओं के एक महासंघ को पराजित किया जो उनकी सीमाओं के लिए संकट थे, परंतु इस युद्ध का स्थान ज्ञात नहीं है और ये भी स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने दक्षिण क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ठीक है, उस काल में अनेक महान कवियों का प्रादुर्भाव हुआ जिनकी रचनाएं संगम साहित्य में संग्रहित हैं। इसी कारण उस संपूर्ण युग को संगम युग कहा जाता है। ठीक है, संगम शब्द संस्कृत के संग से उत्पन्न है। दक्षिण में राज्य सीमाएं अनुमानित और समय के साथ बदलती रहती हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये है चोल, चेर, पांड्य। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। चेरों की राजधानी थी वंजी यानी करूर। चोलों की राजधानी थी उरैयर। ठीक है, आप इनका वो भी देख सकते हो। इनका चेर का क्या था? धनुष बाण। पांड्यों की मछली थी और चोलों का सिंह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगम शब्द संस्कृत के संघ से उत्पन्न है जिसका अर्थ होता है समिति या एकत्र होना। इस संदर्भ में यहाँ इसका तात्पर्य कवियों की सभाओं से है। संगम साहित्य दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य है जिसमें विभिन्न काव्य संग्रहों का समावेश है। ये रचनाएं तत्कालीन युग की समाज व्यवस्था और संस्कृति के अध्ययन में इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। मुख्यतः संगम काव्य में अत्यंत कुशल और सरल भाषा शैली में व्यक्तिगत भावनाएं जैसे प्रेम तथा सामाजिक मूल्य जैसे वीरता और उदारता अभिव्यक्त किए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चोल वंश की। संगम साहित्य में 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है, चोल, चेर और पांड्य। इनमें चोल एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने 3वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से 13वीं शताब्दी सामान्य संवत तक दक्षिण भारत के विविध भागों पर शासन किया। चोल नरेश करिकाल के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने चेर और पांड्य की संयुक्त सेना को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता स्थापित की थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक पायल की कथा है, शिल्पादिकारम पायल की कथा। इस प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना संगम संग्रह के तुरंत बाद की गई थी। इसमें कड़ग्ग की कथा वर्णित है। वो अपने पति कोवलन के साथ समृद्ध चोल राजधानी पुहार, जिसे आज के कावेरी पट्टनम से जोड़ा जाता है, में सुखपूर्वक रहती थी। परंतु कोवलन एक नर्तकी पर आसक्त हो गया और उसके पीछे अपनी संपूर्ण संपत्ति नष्ट कर बैठा। कालांतर में जब उसने अपनी भूल का भान हुआ
तो वो कड़ग्गी के पास लौटा। कड़ग्गी ने उसे क्षमा कर दिया। नए सिरे से जीवन प्रारंभ करने हेतु वे दोनों पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै पहुँचे। ठीक है, कड़ग्गी की मूर्ति है चेन्नई में। ठीक है, वहाँ कड़ग्गी ने कोवलन को अपनी एक पायल दी ताकि वो उसे बेचकर कुछ धन अर्जित कर सके, परंतु दुर्भाग्यवश कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा और पांड्य नरेश ने उसे मृत्युदंड दे दिया। अत्यधिक व्यथित होकर कड़ग्गी ने अपनी दूसरी पायल दिखाकर कोवलन को निर्दोष सिद्ध किया। नरेश को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो शोकवश मृत्यु को प्राप्त हुआ। कड़ग्गी ने तत्पश्चात मदुरै नगर को श्राप दिया और अग्नि देवता का आवाहन किया, जिन्होंने संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। इसके पश्चात वो पश्चिम में चेर राज्य की ओर बढ़ी, जहां उन्हें देवी के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ। आज भी कड़ग्गी की तमिलनाडु और केरल में पूजा की जाती है। शिल्पदिकारन की सरस एवं मार्मिक कविता न्याय के सिद्धांत तथा राजधर्म की महत्ता को उद्घाटित करती है। ये महाकाव्य हमें उन समृद्ध व्यापारिक नगरों के माध्यम से 3 राजवंशों की यात्रा कराता है, साथ ही विविध दर्शनों की झलक भी प्रस्तुत करता है। राजा की मूर्ति देखिए, इस मूर्ति में राजा को कैसे दर्शाया गया। उनकी देह मुद्रा, वस्त्र और मुख मुद्रा उनके सामर्थ्य एवं प्रतिष्ठा के विषय में क्या संकेत देते हैं। तमिलनाडु के ग्रैंड एनिकट स्मृति उद्यान में राजा करिकाल की प्रतिमा है। ठीक है, राजा करिकाल ने जनहित के लिए अनेक परियोजनाएं प्रारंभ करी। उन परियोजनाओं में सबसे प्रसिद्ध है कल्लनई या ग्रैंड एनिकट। ये एक संलिष्ट जल वितरण प्रणाली है। ये कावेरी नदी के श्रीरंगम द्वीप से नीचे की ओर भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर है। इसके द्वारा कावेरी नदी के जल को केंद्रीय एवं दक्षिण कावेरी डेल्टा क्षेत्रों की ओर मोड़ा गया, जिसमें अधिकाधिक भूमि कृषि योग्य बन चुकी। इस कारण ये क्षेत्र दक्षिण का अन्न भंडार कहलाया। समय के साथ कई बार इसका जीर्णोद्धार होता रहा और ये आज भी प्रयोग में है। ये प्रणाली तमिलनाडु के लाखों लोगों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराकर कृषि को सुदृढ़ करती है। कल्लनई या ग्रैंड एनिकट का ये चित्र है। चेर राजवंश। चेरों को केरल पुत्र भी कहा जाता था। उन्होंने तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी भागों पर शासन किया। उनकी राजधानी थी वजी, जो वर्तमान तमिलनाडु का करूर नगर है। उन्होंने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तमिल साहित्य के विकास को प्रोत्साहन दिया तथा संगम कवियों को आश्रय प्रदान किया। चेर शासक रोमन साम्राज्य और पश्चिमी एशिया के साथ अपने विस्तृत व्यापारिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध थे। वे भारत से मसाले, लकड़ी, हाथी दांत और मोती जैसी वस्तुओं का निर्यात करते थे, जिससे ये क्षेत्र वैश्विक व्यापार का केंद्र बन गया। चेर राजाओं ने अपने शासनकाल में अनेक सिक्के निर्मित किए। क्या आप यहाँ दिए गए किसी एक सिक्के पर चेर राजवंश का राज चिन्ह देख पा रहे हैं? चेर राजाओं के सिक्के। तो चेर राजवंश का राज चिन्ह क्या था? धनुष बाण था। ठीक है। पांड्य वंश। तमिलनाडु तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर पांड्य नरेशों का शासन कई शताब्दियों समान संवत पूर्व से चला आ रहा था। ठीक है। उनकी राजधानी वर्तमान में मदुरै थी। विभिन्न पांड्य नरेशों ने राज्य का विस्तार किया। ग्रीक लेखक मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में इस राज्य का उल्लेख एक समृद्ध और सुसज्जित राज्य के रूप में किया है, जो आंतरिक व्यापार के साथ साथ ग्रीस और रोम जैसी दूरस्थ शक्तियों से व्यापार में संलग्न था। उदाहरण के लिए खारवेल ने उल्लेख किया कि उन्हें पांड्य राज्य से सैकड़ों मोती प्राप्त हुए। पांड्य वंश भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण नौसैनिक शक्ति भी था। उत्तरवर्ती पांड्य नरेशों ने कला, वास्तुकला और समग्र क्षेत्र की समृद्धि में विशेष योगदान दिया। पांड्य नरेशों ने अनेक अभिलेखों में ये उल्लेख किया कि वे प्रजा के कल्याण के प्रति अत्यंत सजग थे तथा उन्होंने समस्त दर्शन परंपराओं और आस्थाओं को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया। ठीक है। अब आ जाते हैं इंडो ग्रीक आक्रमण पर। दक्षिण भारत की अपनी संक्षिप्त यात्रा के उपरांत अब समय है उत्तर भारत की ओर लौटने का, जहां इस काल में एक बिल्कुल भिन्न प्रकार की घटना घटित होने जा रही थी। अब तक हमने कुछ देसी राजवंशों के विषय में अध्ययन किया, किंतु इसी समय में कुछ बाह्य आक्रमणकारियों का आगमन भी हुआ। उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा से प्रवेश
कर उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं मध्य भारत के कुछ भूभागों पर अधिकार कर लिया। सर्वप्रथम आइए हम उस विरासत की चर्चा करें जो अलेक्जेंडर के सिंधु मैदानों में संक्षिप्त अभियान की स्मृति स्वरूप रही। विदिशा के निकट स्थित हेलियोडोरस स्तंभ है, ठीक है, यहाँ पे ये चित्र उसका है, ठीक है। अलेक्जेंडर द्वारा जीते गए क्षेत्रों से पीछे हटने के बाद इन पर क्षत्रपों का शासन रहा, ठीक है। समय के साथ इन क्षत्रपों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए जिन्हें इंडो ग्रीक के रूप में जाना गया। मौर्य वंश के बाद उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो कि वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के समीपवर्ती क्षेत्र थे, इंडो ग्रीक आक्रमण हेतु सुगम क्षेत्र बन गया। यद्यपि जब वे विजेता के रूप में आए तो वे समृद्ध स्थानीय संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए। इस सांस्कृतिक संपर्क ने शासन, कला, भाषा और दैनिक जीवन में ग्रीक और भारतीय तत्वों के मिश्रण से क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। विदिशा मध्य प्रदेश के पास स्थित हेलियोडोरस स्तंभ ऐसे स्तंभों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इसका नाम एक इंडो ग्रीक राजदूत पर पड़ा जिसने अपने अभिलेखों में वासुदेव की स्थिति देवताओं के देवता के रूप में की है। इस अभिलेख में ये भी अंकित है कि 3 अमर उपदेश पदचिन्ह आत्मसंयम, दान, चेतना है जिनका आचरण स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। उत्तर भारत में उत्खनन के दौरान पुराविदों ने अनेक इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त किए हैं, ठीक है, जिसमें हमें उन शासकों के बारे में अधिकांश जानकारी मिलती है। ये सिक्के सोने, चांदी, तांबे और गिलट धातु से बने थे जिन पर प्रायः एक ओर राजा और दूसरी ओर ग्रीक देवता अंकित होते थे। हालांकि कुछ सिक्कों पर वासुदेव, कृष्ण और लक्ष्मी जैसे भारतीय देवी देवता भी अंकित थे। इंडो ग्रीक शासन इंडो सीथियन या अंशकों के आक्रमणों के साथ में समाप्त हो गया, ठीक है। आपके विचार में इंडो ग्रीक सिक्कों पर वासुदेव, कृष्ण या लक्ष्मी जैसे देवी देवताओं के चित्र अंकित होने का क्या अर्थ रहा होगा? तो ये एक इंडो ग्रीक चांदी का सिक्का है जिसमें एक और वासुदेव, कृष्ण अंकित है। शको या इंडो सीथियन ने भी उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया, ठीक है, और दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से 5वीं शताब्दी समान संवत तक शासन किया। इनका उदय इंडो ग्रीक के पतन के पश्चात और ये कुषाणों के आगमन तक सत्ता में रहे। इस अवधि के दौरान शक संवत पंचांग विकसित किया गया, ठीक है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे है। जनवरी से मार्च को छोड़कर ये 79 साल पीछे होता है। इसे 1957 में भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया गया। कब शुरू किया गया? तो 1957 में, ठीक है। ये भारत का राजपद। ध्यान दें, भारत सरकार के राजकीय प्रकाशन में तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत के अनुसार दर्शाया गया है। अब आता है कुषाणों का उदय। तो कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। संभवतः उन्हें दूसरी शताब्दी सामान संवत में भारत में प्रवेश किया। अपने चरमोत्कर्ष के समय उनका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत के विशाल भूभाग तक विस्तृत था। उनके शासन में व्यापक सांस्कृतिक मेलजोल देखने को मिलता है। इसका भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब कनिष्क अपने सैन्य अभियानों में व्यस्त नहीं रहते थे तब वे कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करते थे जिससे नवीन कला शैलियों का विकास हुआ। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति है ये। इस विशाल मूर्ति को ध्यान से देखिए जो कि 1.85 मीटर ऊंची है और इसके वस्त्र, आयुध और जूतों को देखिए। ये प्रसिद्ध सिरविहीन मूर्ति कनिष्क की है जो संभवतः कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इस मूर्ति पर ब्राह्मी लिपि में अंकित है महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क। इसका अर्थ है राजाओं के राजा महाराजा देवपुत्र कनिष्क। इन सिक्कों को ध्यान से देखिए, ये कनिष्क के सिक्के हैं। प्रदर्शित प्रथम सिक्के में कनिष्क को भाले के साथ राजाधिराज की उपाधि धारण करते हुए दर्शाया गया। सिक्के के दूसरे भाग में महात्मा बुद्ध की मूर्ति अंकित है जिस पर ग्रीक लिपि में बुद्ध लिखा है। द्वितीय सिक्के में एक ओर सम्राट का चित्र है और दूसरी ओर शिवजी को नंदी के साथ दर्शाया गया है, ठीक है। आगे निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हैं। क्यों एक शक्तिशाली शासक ने अपने सिक्कों पर महात्मा बुद्ध और शिवजी को अंकित किया होगा? क्या उसके मूल्यों और प्राथमिकताओं के बारे में क्या दर्शाता है? क्या आप आज के कुछ आधुनिक उदाहरण जानते हैं जहां मुद्राओं पर प्रतीकात्मक चित्र अंकित किए जाते हैं? कुषाणों ने रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के महत्वपूर्ण भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था।
इस कारण उनके शासनकाल में व्यापार में वृद्धि हुई, जिसने भारत को एशिया के अन्य भागों और पश्चिमी देशों से जोड़ दिया। इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा स्थापित परंपरा को जारी रखते हुए गांधार और मथुरा कला शैली द्वारा दर्शाई गई कुषाण कला और वास्तुकला भारतीय और ग्रीक शैलियों के सम्मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। मूर्तियों में विविध देवताओं का चित्रण मिलता है, जो विभिन्न विचारधाराओं के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को दर्शाता है। इस युग में सूर्य जैसे देवताओं के चित्रण का उदय हुआ, जो मनुष्यों के समान दिखते थे। इससे धार्मिक कला के विकास में वृद्धि हुई, जिसने उपमहाद्वीप में बाद की मंदिर वास्तुकला के लिए आधार तैयार किया। गांधार कला शैली मुख्यतः पंजाब के पश्चिमी भागों में विकसित हुई। इसमें ग्रीक, रोमन एवं भारतीय तत्वों का समायोजन दिखाई देता है। इन शिल्पों को प्रायः स्लेटी काले शिष्ट पत्थर पर अत्यंत सूक्ष्म विवरणों के साथ तराशा गया है। विशेष रूप से बुद्ध प्रतिमाओं में इस शैली का अद्भुत सौंदर्य देखा जा सकता है, जिससे उनका शरीर और उड़ते हुए वस्त्र वास्तविक प्रतीत होते हैं। गांधार शैली में निर्मित एक बोधिसत्व भावी बुद्ध का शिरोभाग है, जिसमें भारतीय और ग्रीक विशेषताओं के समन्वय पर ध्यान दीजिए। ठीक है, गांधार कहाँ है? क्या आपको महाकाव्य महाभारत के किसी पात्र की याद दिलाता है? तो बताइए गांधार। तो गांधार नरेश था शकुनी। और ये देखो आपको चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे एक मैप है। प्राचीन विश्व के कुछ प्रमुख व्यापारिक मार्ग हैं। हरे रंग से चिन्हित मार्ग जो है वो रेशम मार्ग को दर्शाता है, जो चीन को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जोड़ता है और मध्य एशिया और फारस से होकर गुजरता है। ठीक है, तो जो हरा रंग है ये आपका दिया हुआ है इसमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये रेशम मार्ग है आपका, सिल्क रूट पूरा का पूरा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। चलो आगे। मथुरा कला शैली वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में विकसित हुई थी, जो गोलाकार, गोल मटोल और चिकनी होती हैं। ठीक है, मथुरा कला शैली में बनी कुबेर, जो कि धन के देवता हैं, उनकी मूर्ति है। क्या आपने इनकी मूँछों को देखा? मूँछें कुछ भारतीय मूर्तियों की एक विशेषता है। ठीक है, अब आप मथुरा और गांधार कला शैली की मूल विशेषताओं से परिचित हो चुके हैं। ठीक है, यद्यपि इस काल के दौरान सत्ता के लिए राजनीतिक संघर्ष और प्रतिस्पर्धा थी, तथापि ये समय आदान प्रदान के द्वारा एक मिश्र सांस्कृतिक धरोहर का भी था। ये विशेष रूप से कला और वास्तुशिल्प से दृष्टिगोचर होता है, जहाँ शैलियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, परंतु उनमें भारतीय विषय विशेषता, हिंदू और बौद्ध परंपराएं प्रमुख बनी रहीं। इसी समय संस्कृत साहित्य का भी उत्कर्ष हुआ तथा महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों का संकलन हुआ। ठीक है, इतिहास के इस चित्रपट टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट को किसी एक राजा या राज्य की दृष्टि से देखने के स्थान पर एक सतत प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए, जो समय के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान और समावेशन यानी कि एसिमिलेशन के द्वारा विकसित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, जो कि बुद्ध के परिनिर्वाण का एक दृश्य दिया हुआ है। बोधिसत्व मैत्रेय हैं यहाँ पर। और उसके बाद आपका कुषाण भक्तों द्वारा शिवलिंग की पूजा हो रही है। दो नागिनों के बीच में एक नाग है, ये 4 नंबर पे आप देख सकते हो, है ना। एक सेकेंड। और कनिष्क के शासनकाल के 8वें वर्ष का उल्लेख करता है ये शिलालेख। और कार्तिक बुद्ध युद्ध के देवता हैं एवं अग्निदेव हैं, और दंड मुद्रा में महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखो कालक्रम दिया हुआ है। ठीक है, कौन कहाँ कैसे। तो 200 से 185 समान संवत पूर्व आप देख सकते हो ये समय है। यहाँ पे 185 में पुष्यमुद्र शुंग का शासन है। यहाँ पे 100 पे आप छेदी को देख सकते हो। यहाँ पे आप खारवेल को देख सकते हो इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, उसके बाद गौतमीपुत्र शातकर्णी इस टाइम पीरियड में है, और ये कनिष्क हैं इस टाइम पीरियड में। करिकाल आपके 200 के आसपास हैं। समान संवत चल रहा है इधर। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे शुंग वंश है, इंडो ग्रीक है, यहाँ पे कुषाण वंश आ रहा है, शक आ रहे हैं, सातवाहन आ रहे हैं, चोल, चेर और पांड्य ये भी आ रहे हैं। ठीक है,
अब आगे बढ़ने से पहले मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में कई छोटे बड़े राज्यों का उदय हुआ। आंतरिक संघर्षों के साथ साथ अनेक विदेशी आक्रमण भी हुए, जिसके फलस्वरूप राजनीतिक शक्तियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस काल में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वारा कला, स्थापत्य और मुद्रण जैसी नई शैलियों का विकास हुआ। इन शैलियों में भारतीय विषय की प्रधानता दिखाई दी तथा संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष हुआ। ये काल आंतरिक और बाह्य व्यापारिक गतिविधियों में उल्लेखनीय विकास का समय भी रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न और क्रियाकलाप है और इसी के साथ ही ये हमारा लेसन हो जाता है फिनिश। तो आज हमने मौर्योत्तर काल तक कंप्लीट किया। ठीक है, शक, कुषाण सारा देखा, पुनर्गठन का काल था ये, इसको हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कनेक्टेड रहिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, फीडबैक ज़रूर दिया करिए। ठीक है, और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कल हम करेंगे अपना 7 नंबर चैप्टर और बहुत जल्दी हम 7 क्लास की SST भी फिनिश कर लेंगे। तो कंटिन्यूसली बनाए रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और LT ग्रेड और GIC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप SST सब्जेक्ट से हैं तो इसको ज़रूर देखिए, ज़रूर पढ़िए। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत फास्ट कराऊँ ताकि आपका समय ज़्यादा ना लगे। फिर भी आपको लगता है कि मैं स्लो हूँ तो आप इसको 2x स्पीड पर देखिए ज़रूर, 2-3 बार सुन लीजिए, बस आपको काफ़ी चीज़ें इसमें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। राधे कृष्णा।